नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल शिवास जीएस में फिर एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सभी न्यूज़ पेपर का एक जो क्रस्ट है, जो सार है, वो एक ही वीडियो में हम आज पढ़ेंगे। तो ये मेरा पहला फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो है 21 अक्टूबर से, और यहाँ से डेली आपको हर दिन का न्यूज़ अपडेट इसमें मिलता रहेगा। यूपीएससी, एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही न्यूज़ में पढ़िए, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। यह है 21 अक्टूबर 2022 का। चलिए पहला क्वेश्चन, और इसको हम क्वेश्चन आंसर एनालिसिस के तौर पर पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन आंसर में बहुत सारे क्वेश्चन टर्म्स याद भी रह जाएगा और टॉपिक भी आपको याद रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट हु ओन पुलित्जर प्राइज फॉर 2020 फॉर हर फोटो शूट ड्यूरिंग कोविड-19 के समय पर जो जर्नलिस्ट, जो फोटो जर्नलिस्ट, संपादक जो भी फ़ोटो कवर किए थे, उनके लिए कौन सा एक कश्मीरी फ़ोटो जर्नलिस्ट है जो पुलित्जर प्राइज़ 2020 का विन किए थे। तो उनका नाम है साना इरशाद माटो। तो पहले चलिए देखिए, उनका इमेज भी हम सेकंड पेज में आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए, जो पुलित्जर प्राइज़ विनर है साना इरशाद माटो। चलिए उससे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ पुलित्जर प्राइज़। तो पुलित्जर प्राइज़ क्या है? पुलित्जर प्राइज़ इज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। इसके अंदर जो कोई भी अचीवमेंट करता है, किसमें? न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में और लिटरेचर में एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन, और वो विद इन यूनाइटेड स्टेट में ही होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए? यूनाइटेड स्टेट के अंदर। फिर नेक्स्ट है, ये पुलित्जर प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में, 1917 में। और किसके विल पर? ना जोसेफ पुलित्जर, जो कि जर्नलिस्ट थे, न्यूज़पेपर पब्लिशर थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो इन्होंने उनके नाम पर जितना भी संपत्ति था सबको विल में यानी डोनेशन में दे दिया, और बोला गया कि हर साल जर्नलिज्म में जो भी एक्सेल करेगा, लिटरेचर में, म्यूजिकल कंपोजिशन में, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये स्टार्ट हुआ था 1917 में, और ये दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेक्स्ट है, प्राइज़ अवार्ड कितना है ना? ये एनुअली दिया जाता है 21 कैटेगरीज में। ये याद रखिएगा, 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। और कैश प्राइस कितना है? $15,000। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हम फोटो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख सकते हैं, जो कि पुलित्जर प्राइज़ विनर है साना इरशाद माटो, जो कि JNK से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड द हॉनेस्टी स्कूल स्कीम? तो इसका आंसर है केरला, एर्नाकुलम में। तो ये क्या हॉनेस्टी स्कूल स्कीम मतलब क्या है? इट इज़ लॉन्च्ड अंडर प्रोजेक्ट स्टूडेंट पुलिस कैडेट। ये केरला में लॉन्च हुआ था, जो कि 2008 में एक स्टूडेंट पुलिस कैडेट, मतलब जो स्टूडेंट्स है स्कूल को, उनका पुलिस क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शन है, और पुलिस कैसे, और ये लोग बड़े होके जाके पुलिस की तरह जो भी ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम करेंगे स्कूल स्टूडेंट को, उनको वैसे एक एक्सपोजर दिया जाता है। तो इसके तहत क्या हो जाता है, इसके ये प्लान के अकॉर्डिंगली एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, हॉनेस्टी स्कूल। इसमें क्या होता है कि स्कूल बच्चों को पेंसिल, रबड़ और जो भी स्टेशनरी आइटम्स है वो एक रूम में खाली छोड़ दिया जाता है। वहाँ कोई उनको वॉच करने वाला नहीं होता है, और उसका जो रेट है, प्राइस है, वो बॉक्स में लिखा जाता है। तो इंडिविजुअल जाएंगे, अपना ऑनेस्टी से चूज़ करेंगे, और जितना पैसा है उतना पैसा वहाँ उनका जो मनी बॉक्स होगा वहाँ रखेंगे अपने पॉकेट से,
और वो सामान लेके आएंगे। तो इसमें कोई हेरा फेरी करने की कोशिश ना करे, ताकि कोई मुझे नहीं देख रहा है तो मैं लेके चला जाऊँ जितना चाहूँ, जितना रुपया है 8-10 रुपये के बदले 15 रुपया दे दूँ। तो इसके लिए वो एक ऑनेस्टी इनकलकेट करने के लिए, मतलब उनके अंदर ये जो ऑनेस्टी, ईमानदारी जो बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इसका नाम है ऑनेस्टी स्कूल स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इसके साथ ही क्या क्या कौन से चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। द प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन कैसे साफ सुथरा मेंटेन किया जाएगा। दूसरा है ट्रस्ट ऑनेस्टी एमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हु एंड फ्रॉम वेयर लॉन्च द मिशन लाइफ। अभी रिसेंटली हुआ है, पीएम नरेंद्र मोदी का जो गुजरात दौरा है उसी दौरान ये मिशन लाइफ स्कीम लॉन्च किया हुआ है। कहाँ से क्या हुआ है? केवड़िया गुजरात से। केवड़िया गुजरात में, जहाँ पर नेशनल यूनिटी का हमारा जो स्टैचू है वहाँ से किया गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, और कुछ पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो स्कीम लॉन्च किया हुआ है किसके साथ मिलकर ना, पीएम एलोंग विथ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस लॉन्च द लाइफ मिशन एंड उसका लोगो और डॉक्यूमेंट लॉन्च किए हैं। और ये जो लाइफ मिशन प्रोग्राम है क्या है? एक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम लोग आजकल क्या है कि एनवायरनमेंट को छोड़ के अपना एक टेक्निकल लाइफस्टाइल जीते हैं, एसी में रहना या गाड़ी में जाना, जो भी है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं मैक्सिमम। तो ये मिशन है कि एनवायरनमेंट के साथ जुड़े रहते हुए एनवायरनमेंट को कोई लॉस ना करे और हम सस्टेन कर सके। तो ये है इसका नाम पर मिशन डॉक्यूमेंट जो है लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट लाइफ मिशन लाइफ करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, जगह का नाम याद रखिएगा, जगह का नाम याद रखिएगा, केवड़िया गुजरात से। और कौन लॉन्च किए थे ना, पीएम नरेंद्र मोदी। और किसके साथ मिलके किए थे? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। उनका दौरा अभी चल रहा है, उसके दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अबाउट द केस सोनधार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है किसके वर्सेस? सोनधार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये किसके रिगार्डिंग है? तो ये है क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट सॉट सजेशन टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन इंडियन जेल्स। तो इंडियन जेल में क्या हो गया है कि बहुत सारे कैदी बिना ट्रायल के, कोई अक्यूज्ड है उसको पुलिस ने उठा लिया और वो जेल में पड़ा हुआ है, उसका ट्रायल हो नहीं पा रहा है, वो बेचारा पूरा लाइफ चला जाता है लेकिन अब तक उसको कोई ना जस्टिस मिलता है ना वो अक्यूज्ड हो जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो सुंदरन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, सुंदर जो एक कैदी था, उन्होंने स्टेट अगेंस्ट पे, छत्तीसगढ़ के अगेंस्ट पे जो केस किया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिक्लेरेशन दिया था उसमें दिया था कि वो सजेशन मांगा था कि रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन जेल्स। इंडियन जेल में जो ओवर क्राउडिंग है ये सब को लेके उसको कैसे कम किया जा सके। इसको कम करने के लिए क्या गया था ना, 1982 में फर्स्ट में एक लोक अदालत एस्टेब्लिश किया गया था। लोक अदालत मतलब पहले क्या था कि कुछ लोग मिलके, गांव के जो सरपंच है, पंच रहते हैं, वो डिसाइड करते थे कि अगर कोई गलती करता है, क्राइम करता है, उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। वहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाता था। पांचों मिलते थे, वहीं बैठते थे और गाँव के लोगों से मत लिया जाता था कि इसमें क्या, इसको क्या पनिशमेंट दिया जाए, और वहीं पर ही केस सॉर्ट आउट हो जाता था। पहले ये लोक अदालत याद रखिएगा, पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था ना, गुजरात में 1982 में। बट ये कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैक सपोर्ट नहीं था, सिर्फ ऐसे ही वॉलंटरी और कॉन्सिलेटरी एजेंसी था। वॉलंटरी मतलब गांव के लोगों के द्वारा खुद से किया गया था, और कॉन्सिलेटरी मतलब समाधान करने के लिए, एक केस को आगे ना बढ़ाया जाए इसके तौर पर था। बट उसके बाद ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना ना, अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जो लोक अदालत है इसको एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया जाए। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स। तो पहले देखिए नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये है क्या, विथ अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स लोक अदालत। जो नेशनल लेवल पर जो नालसा है और हर स्टेट में जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसमें ये दोनों मिलके लोक अदालत कंडक्ट करते हैं। तो पहले नालसा कब हुआ था ये याद रखिएगा। नालसा हुआ था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। और कब से स्टार्ट हुआ था, इफेक्ट 9 नवंबर 1995। याद रखिएगा, एक्ट है
NLSA एक्ट 1987 और इफेक्टेड है 9 नवंबर 1995 में। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुक लीगल सर्विस कमेटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो ये लोक अदालत किस किस के अंडर में ऑर्गेनाइज हो सकता है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, तालुक जो रहता है उसमें भी तहसील तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ये ऑर्गेनाइज कर सकता है। और कहाँ पर कर सकता है और किस इंटरवल में करेगा वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो डिसाइड करेगी कमेटी। फिर उसके बाद एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड फॉर एन एरिया शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स एंड अदर पर्सन ऑफ द एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग। जो ऑर्गेनाइज मान लीजिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली एक तो रहेगा कौन ना, सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर रहेगा। फिर उसके बाद और कोई पर्सन जो एरिया का जो जिसका बात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कोई बिजनेसमैन है या कोई मानागन व्यक्ति है, उसको हम रख सकते हैं। तो ये डिसाइड करेगा जो अथॉरिटी ये लोक अदालत को कंडक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट है जनरली ए लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ए जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन एंड ए लॉयर एंड ए सोशल वर्कर एज ए मेंबर। तो वो तो मेंबर रहेगा, डिसाइड करेगा जो अथॉरिटी कंडक्ट करेगा। उसके साथ ही मुख्य तौर पर किसको रखते हैं ना, एक रहेगा जुडिशियल ऑफिसर चेयरमैन रहेगा, एक लॉयर रहेगा एडवोकेट और एक सोशल वर्कर रहेगा। ये तीनों मस्ट बी प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेयर डू यू फाइंड 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ऐसे कभी कभी न्यूज़ आ जाता है, यूपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कोई प्लेस को लेके। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस का भी क्वेश्चन हो सकता है या करंट का भी क्वेश्चन हो सकता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा ये है मिला है यूके। कहाँ पर है? ये यूके में है। तो ये कहाँ से आया है ना, जो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस ने, जो कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी रिसेंटली जो उनके कंट्री में अर्थनीति का जो कंडीशन ख़राब होने के कारण उन्होंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये कहाँ पर रेजिग्नेशन दिया? जिसे हमारा बोला जाता है कि ल्यूटन हॉल्स हमारे पार्लियामेंट को, तो वैसे ही उनका नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ पर उनका पार्लियामेंट रहता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। रिसेंटली यूकेस प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस अनाउंस रेजिग्नेशन हु बिलोंग्स टू व्हिच पार्टी। वो जो है वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, कंजर्वेटिव पार्टी। वहाँ पर 3-4 हमारे इंडिया में जैसे पार्टी है, वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, लेबर पार्टी, ऐसे बहुत सारे पार्टी है। तो वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, कंजर्वेटिव पार्टी से। फिर और एक वहाँ पर एक न्यूज़ में आया था एक टर्म्स जी, पावरफुल 1922 कमेटी। वहाँ ये यूके का एक कमेटी है। जैसे हमारा अपोजिशन पार्टी रहता है, हमारा जैसे पार्लियामेंट में एक तो जो जीतता है वो एक मेन पार्टी रहता है, बाकी एक अपोजिशन पार्टी भी रहता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी है। तो वहाँ पर भी ऐसे एक पावरफुल 1922 कमेटी, उनका जो मेन प्राइम मिनिस्टर रहेगा उसको बैक सपोर्ट देने के लिए रहता है। और इसको चाहे भी तो ये उनका जो मतलब वैल्यू डिसाइड करने के लिए वो रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी इनका जो व्यू है वो डिपेंड करता है। बट ये किसको लेके मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है? इज ए ग्रुप ऑफ बैक बेंच एमपी व्हेन द हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस जो हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, लोक हाउस बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, उसको लोकसभा बोलते हैं। वैसे ही उनका होता है एक हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे जो राज्यसभा है उनको बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हमारे जो लोकसभा है उनका बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन। तो जब हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा जब सीजन में नहीं रहता है, लोकसभा मतलब उनका लोकसभा, उसी टाइम पे ये ग्रुप ऑफ बैक बेंच एमपीज वो क्या करते हैं, एक कमेटी गठन करते हैं। तो पहले देखते हैं चलिए बैक बेंच एमपीज क्या होते हैं। बैक बेंच एमपीज क्या होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं हु आर नॉट मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर नहीं होते हैं और शैडो मिनिस्टर रहते हैं, बैक में रह के उसको सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट पे व्यू देते हैं। They sit in the rows of seat behind the front bench. Most of the member of parliament
स्टार्ट देयर पार्लियामेंट्री करियर एज ए बैक बेंचर, क्योंकि पहले एमपी होने के लिए पहले एमएलए होना पड़ेगा, सरपंच होना पड़ेगा, तो वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है बैक बेंच से स्टार्ट किया जाता है। फ्रंट में आने के लिए आपको उतना उस्ताद बनना पड़ेगा। फिर ए प्रमोशन ऑफ द फ्रंट बेंच मीन्स नॉट ओनली ए चेंज इन रोल बट ए चेंज इन सीटिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कहीं पर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया में यूके में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें फ्रंट बेंच बैक बेंच से फ्रंट बेंच जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। चलिए ये इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्लैप्स, स्लैप मतलब थोपा है, ए रेस ₹1338 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। याद रखिएगा किसके ऊपर, गूगल के ऊपर, फॉर अनफेयर प्रैक्टिस। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये कंपटीशन कमीशन इंडिया क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसका जरूरी पड़ा देश में, तो उस क्या हुआ, पार्लियामेंट में पहले बिल पास किया, लोकसभा पास किया, राज्यसभा पास किया और प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया, तो इसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी बैकअप या स्टैट्यूटरी लॉ। सो स्टैट्यूटरी बॉडी है और रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इट वॉज डूली कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009। ये कौन सा एक्ट कौन सा है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, गठन कब किया गया, मार्च 2009 में। ये किस लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को गठन किया गया, चलिए देखते हैं। दी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो 1969 में था एमआरटीपी में, उसको रिपील कर दिया गया है, उसको बंद करके ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लागू किया गया है। किस लिए और किसके, कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन पर, राघवन कमेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राघवन कमेटी के जो रहा पोस्टुलेट्स या राघवन कमेटी ने जो गाइडलाइंस दिया उसके तहत पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन मतलब फेयर कंपटीशन, ऐसे नहीं कि मैं किसी का सामान चुरा लूँ और उसका सामान के अगेंस्ट में मैं अपना सामान बेच दूँ, सो ये फेयर कंपटीशन नहीं रहेगा। कहीं पर मान लीजिए कोई सामान 50 रुपये में बिक रहा है और पता चला कि मैं पूरा वही सामान को 20 रुपया 30 रुपये में मार्केट में बेच रहा हूँ, तो इसको फेयर कंपटीशन बोला नहीं जाएगा। तो जो फेयर कंपटीशन को वॉच करने के लिए इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया है मार्च 2009 में, और ये रिप्लेस किया है एमआरटीपी एक्ट 1969 को। फिर नेक्स्ट है और एक चीज़ क्या है, मेटावर्स। मेटावर्स एक न्यूज़ में अभी आया है। मेटावर्स क्या है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वीडियो वेयर यूजर लिव विद इन ए डिजिटल यूनिवर्स। क्या होगा इसका, ये मेटावर्स का एक टर्म का याद रखिएगा, बहुत न्यूज़ में है और क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। मेटावर्स क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर है और हमारा ज़रूरत पड़ा मान लीजिए न्यूयॉर्क में, तो मैं तो प्रैक्टिकली जाने के लिए मुझे एक दिन लगेगा, तो मैं यहाँ से नहीं जाके वहाँ पर प्रेजेंट रह के सब काम करूँगा जो काम वहाँ रह के कर सकता था। तो एक वर्चुअल रियलिटी होगा, अवास्तव रियलिटी होगा। वहाँ मैं नहीं रहूँगा बट मेरा वहाँ काम मैं वहाँ प्रेजेंट रह के करूँगा। कैसे ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक वर्ड है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप जानते हैं। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है ये है मेटावर्स। इसको कौन स्टार्ट किया हुआ है ना, इंटरपोल ने स्टार्ट किया हुआ है। कौन स्टार्ट किया है, इंटरपोल ने। इंटरपोल का जो मेटावर्स ये क्या करता है, यूजर्स टू टेक ए वर्चुअल टूर ऑफ इट्स जनरल सेक्रेटेरिएट। ये इंटरपोल के बारे में हमने पढ़ा है, हमारा स्पेशलाइज्ड जो वीडियो है इंटरपोल, वहाँ देख लीजिएगा इंटरपोल कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसका जब स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसमें आप जाइएगा तो देख लीजिएगा। लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख लीजिएगा। तो मेटावर्स क्या कौन स्टार्ट किया है, मेटावर्स जो एक क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन नाटो ने, याद रखिएगा, सॉरी इंटरपोल ने, याद रखिएगा इंटरपोल ने स्टार्ट किया है। और वर्चुअल टूर ऑफ इट्स जनरल सेक्रेटेरिएट जो कि लेन में है, स्विट्जरलैंड में, और इंटरैक्ट विथ इट्स ऑफिसर्स, उनके ऑफिसर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए इवेंट टेकिंग कोर्सेज इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन थ्रू सिक्योर क्लाउड। ये सिक्योर क्लाउड के अंदर रह के ये कोई रिसर्च भी कर सकते हैं, मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं या कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, व्हाट इज़ मेटावर्स, इसको कौन स्टार्ट किया है और इसका फंक्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइंस फिक्शन राइटर नील स्टीफेंसन
फर्स्ट कॉइन द टर्म इन 1992। ये जो मेटावर्स है उसको पहले कौन, ये टर्म को पहले कौन यूज़ किया था ना, साइंस फिक्शनल राइटर जो है नील स्टीफेंसन। कब? 1992 में। और ये कॉन्सेप्ट क्या था? कॉमन प्लेस एमंग वीडियो गेम कंपनीज। ये जो नाम पहले लिया था किस में? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं था, पहले वर्चुअल रियलिटी में नहीं था, ये हम वीडियो गेमिंग में यूज़ करते थे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दीपोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच स्टेट एंड वेयर? ये यूपी में किया गया है, ऑन द बैंक ऑफ सरयू इन अयोध्या। और एक क्वेश्चन भी याद रखिएगा, अयोध्या किस रिवर के तट पर है? बैंक पर ना, सरयू रिवर पर तट पर। नेक्स्ट चलिए देखते हैं गेनाडी पिचनिकोव, इनका नाम है, इनको किस नाम पर जाना जाता है ना? रसियन नाम के राम के ऊपर। ये क्या करते हैं कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स व्हेन पीएम मोदी अटेंडेड द दीप महोत्सव एट वाराणसी ड्यूरिंग द पूजा ऑफ गंगा रिवर के तट पर जब पूजा करने के टाइम पर एक रामलीला का आयोजन किया हुआ था। तो वहाँ पर जितने भी रसियन राम भक्त थे, रसियन आइडियोलॉजिस्ट लोग, बट वो राम को ज़्यादा फॉलोअर करते हैं, वो एक रामलीला का आयोजन किए थे। उसमें जो राम पर्सन जो राम के तौर पर एक्टिंग किया था, उनका नाम है जेनाडी पिचनिकोव। ये रसियन राम के नाम पर जाना जाता है और ये पद्मश्री अवार्डी भी है, याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। वेयर इज अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप इज बीइंग हेल्ड? कहाँ पर हो रहा है ये ना? पोंटेवेड्रा स्पेन में। फिर व्हिच 2 बैंक्स टॉक्स विथ रशियन बैंक्स फॉर ट्रेड प्रोसेस इन रूपी? तो कौन सा 2 बैंक है हमारे इंडिया का जो रशियन बैंक के साथ और रशिया गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहा है कि जो ट्रेड होगा वो इंडियन रूपी डोनेटेड ट्रेड होगा? क्योंकि अब तक जो ट्रेड चल रहा है वो रशिया के साथ जनरली रूबेल और रियल, जो सऊदी अरब का जो मनी है उसके ऊपर चल रहा है। तो रूपी डोनेटेड करने के लिए, रूपी में कन्वर्ट करके बिजनेस करने के लिए ये जो 2 बैंक है, यूको बैंक और एक येस बैंक। येस बैंक ये प्राइवेट बैंक है और यूको बैंक जो पीएसयू बैंक है, इन दोनों ने बात किया है। क्या बात किया है? बैंक्स आर नेगोशिएटिंग फॉर पेमेंट मैकेनिज्म टू पेयर रूपी विथ रूबेल और रियल। रूपी को रूबेल और रियल के साथ जुड़ने के लिए ये बातचीत नेगोशिएटिंग चल रहा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 11 नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय 1+ स्ट्रैटेजी? ये अभी रिसेंटली इकोनॉमी में न्यूज़ में है। हमारा जो इकोनॉमी का वीडियो आएगा या हमारा जो जीके सीरीज़ है पार्ट 1, 2, 3 सीजीएल के लिए और एसएससी सीपीओ के लिए, उसमें भी ये सब चीज़ दिया गया है, देखिएगा। व्हाट इज़ 1+ स्ट्रैटेजी? ये क्या है? नॉट टू ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल सप्लायर नेशन। इकोनॉमी का टर्म है, क्या है कि बिफोर पैंडेमिक कोविड-19 हम लोग क्या करते थे कि किसी कंट्री से, मान लीजिए चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम प्रोडक्ट करते हैं, अर्जेंटीना से लीड प्रोडक्ट करते हैं, लीड हम इंपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे कंट्री से कुछ स्पेशलाइज सामान इंपोर्ट करते हैं। बट अभी जैसे यूक्रेन वार हो गया, मान लीजिए यूक्रेन से हम लोग कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, अब यूक्रेन वार हो गया तो क्या हुआ? यूक्रेन से वो सामान नहीं आ पाया, तो उसके लिए क्या होना पड़ा हमको? फिर वो सामान का रेट हमारे इंडिया में बढ़ने लगा। तो ये सब चीज़ को बचने के लिए, ये सब चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मिनिस्ट्री, हमारा जो सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी हो गए, वो एक सजेशन दिए हैं कि हमको भी 1+ स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा। 1+ स्ट्रैटेजी मतलब 1 मतलब एक कंट्री प्लस एक से ज़्यादा कंट्री के ऊपर हम डिपेंड रहें, किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे, ताकि हमको फ्यूचर में कोई ऐसे प्रॉब्लम आए, कोई इमरजेंसी में। तो याद रखिएगा ये जो 1+ स्ट्रैटेजी का क्या है ना, नॉट ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल सप्लायर नेशन। और एक चीज़ याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, अभी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टोटल कितना % है वर्ल्ड का एक्सपोर्ट का? ओनली 2%। इसको 10% तक बढ़ाने के लिए भी चल रहा है, मिशन चल रहा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं व्हिच इंस्टीट्यूशन आर नॉलेज पार्टनर ऑफ फॉर द मंथ लॉन्ग प्रोग्राम ऑफ यूनियन गवर्नमेंट नेम्ड काशी तमिल संगम। ये चीज़ याद रखिएगा, करंट में न्यूज़ में है, बहुत चर्चा में, अभी टीवी वीडियो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसके बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, जो है काशी तमिल संगम। इसके नाम से हम जान सकते हैं काशी और तमिल, ये दोनों का संगम के ऊपर एक
जो नॉलेज पार्टनर बनाया गया है, कौन कौन है इसके नॉलेज पार्टनर? ये संगम का जो प्रोग्राम के तहत ना IIT मद्रास और है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और इसका होस्ट सिटी है जो कंडक्ट करेगा वो है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, काशी तमिल संगम प्रोग्राम का नॉलेज पार्टनर रहेंगे IIT मद्रास एंड बनारस यूनिवर्सिटी। आगे जाके बताता हूँ नॉलेज पार्टनर किस लिए बोला जा रहा है, और ये जो होस्ट कंडक्ट करेगा HP। तो चलिए अभी देखते हैं। पहले एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वीडियो होगा एक भारत पे, जो डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर उसमें दिया जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर डिटेल्स। तो इसके अकॉर्डिंगली ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, इसके अंडर में हमारा एक काशी तमिल संगम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? नोडल मिनिस्ट्री कौन रहेगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री। याद रखिएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री रहेगा नोडल मिनिस्ट्री, होस्ट सिटी रहेगा UP, और नॉलेज पार्टनर रहेंगे IIT मद्रास एंड बनारस यूनिवर्सिटी। आप ये सब पॉइंट को याद रखने से खाली नॉट ओनली इट विल हेल्प यू इन सॉल्यूशन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन राइटिंग द मेंस आंसर ऑल्सो। सो इसके ऊपर भी आप ये सब पॉइंट को भी मार्क करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु मूव्ड ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुआ उसके तहत और कुछ पॉलिटिकल एरा है उसके अकॉर्डिंगली हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट पे तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है हिंदी इम्पोजिशन के अगेंस्ट पे। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक टर्म बोला गया था, PM नरेंद्र मोदी ने बोले थे कि ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज टू अदर। ये कौन बोला था ना? नरेंद्र मोदी जी बोले थे। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो ये काशी तमिल संगम के बारे में डिटेल्स याद रखिए, इतना पॉइंट ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये काशी तमिल संगम ये प्रोग्राम है क्या चीज़, डिटेल्स में देखिए। ये है ग्रुप ऑफ 2500 पीपुल और 12 ग्रुप्स में 2500 लोग, और 8 डे विजिट रहेगा। कहाँ कहाँ विजिट करेंगे ना? वाराणसी, कोयम्बटूर और रामेश्वरम। और ये जो विजिट करेंगे कौन कौन रहेंगे इसमें ना? स्टूडेंट भी रहेंगे, टीचर्स भी रहेंगे, आर्टिसान भी रहेंगे, और वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल जो रहेंगे, जैसे लॉ वाले रहेंगे, कुछ आर्किटेक्चर रहेंगे, ऐसे टाइप का जो भी है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जो फास्ट बेसिस पर 2500 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये 12 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और 8 डे विजिट करेंगे। कब से कब तक ना? नवंबर 16 से दिसंबर 16 तक, 16 नवंबर 2022 टू 16 दिसंबर 2022 तक। और ये मंथ को तमिलनाडु में बोला जाता है कार्तिकेय मंथ, व कार्तिक महीना भी बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये तमिल संगम के बारे में जो पॉइंट्स है वो सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हिच स्टेट बैग फर्स्ट स्टेट इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ऑनर्स इन 2021? कौन ना? UP। याद रखिएगा। और इसके बारे में जो स्कीम्स का वीडियो आएगा उसमें डिटेल सभी स्कीम के बारे में दिया जाएगा, क्योंकि ये तो डेली करंट अफेयर से हम अगर उसे आगे पीछे जाने लगेंगे तो टाइम इतना नहीं होगा, हम करेंट्स का भी न्यूज़ भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। UP हुआ फर्स्ट, सेकंड हो गया MP और थर्ड हो गया तमिलनाडु। और जो ऑनर इंक्लूड्स क्या क्या, किस किस को इंक्लूड करता है? नॉट ओनली स्टेट एंड अर्बन टेरिटरीज बट ऑल्सो लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत, तहसील, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, which organization are going to organize a 2 days conference on ancient science आकाश तत्व at देहरादून। तो यहाँ से बहुत सारे चीज़ को याद रखिएगा। आकाश तत्व जो साइंस कॉन्फ्रेंस है इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? देहरादून में। और ये कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज करेंगे? इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, MOST मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड विज्ञान भारती। विज्ञान भारती क्या है? स्वदेशी साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, लिंक टू RSS। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके आकाश तत्व का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे
देहरादून में। इसमें एक्चुअली बेसिकली क्या होगा कि हमारा शरीर, हमारा जो वर्ल्ड है वो पंच तत्वों से मिला हुआ है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तो इसमें से आकाश का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। इसमें आकाश, स्काई का जो इम्पोर्टेंस को ज़्यादा महत्व दिया हुआ है हमारे पृथ्वी का जो विकास पर। हमारा डेवलपमेंट, जो हमारा जो सस्टेनेंस है वो आकाश के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आकाश जैसे स्काई में हमारा सूरज है, सन है, अर्थ है, उनके लिए हमारा अर्थ आज सस्टेन किया हुआ है। तो इनका इम्पोर्टेंस सही मानना यही है। तो उसके ऊपर में जो भी एक साइंस कॉन्वोकेशन हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस, तो ये देहरादून में किया जाएगा। और कौन कौन इंक्लूड है याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का एम क्या है ना, लैंडिंग ए रोवर एट द लूनर साउथ पोल। याद रखिएगा, साउथ पोल में ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसका एम क्या है ना। साउथ पोल में एक रोवर को लैंड करने का एम रहता है। ये शायद 2023 में लॉन्च होने वाला है। इसके ऊपर काम काफ़ी चल रहा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज़ रोड मैप ऑन ऑल 3 स्ट्रक्चर्स। कौन सा 3 स्ट्रक्चर पर रोड मैप क्या है कि इन विषयों पर हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एक है कम्युनिकेशन, 2 सर्वेलेंस और एक है पोजीशनिंग एंड नेविगेटिंग। याद रखिएगा ये चीज़। फिर उसके बाद हमारा यहाँ का एक टॉपिक है, जो टॉपिक को हम टोटली डिफरेंटली डिस्क्राइब करेंगे। इसका सेपरेट वीडियो बनने पड़ेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल SC/ST एक्ट एंड इंडो चाइना रिलेशनशिप और इंडियन लैंग्वेज के ऊपर हम इसका जो रिव्यू है पूरा डिटेल्स क्वेश्चन आंसर के साथ, इसका स्पेशलाइज वीडियो आएगा, उसको आप फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो उसको आप देखिएगा। ये काफ़ी न्यूज़ में ये सब टॉपिक चल रहा है, ये मेंस में बहुत काम आएगा। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट है पोकालीपाडी। ये पोकालीपाडी क्या है? पोकाली मीनिंग है कि एंशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस, मतलब जो कृषि करने का एक प्रैक्टिस है जो पुराने युग में। और ये जो पैडी है, राइस है, ये सॉल्ट वाटर टॉलरेंट है। मतलब एक ऐसा ही जो राइस है जिसको हम सॉल्ट वाटर में, मतलब समुद्र वाला पानी में भी हम उसको उगा सकते हैं। और ये जो पोकालीपाडी, इसका फेमस क्या है, स्पेशलाइज क्या है? ये तो एक केरला में किया जाता है, जनरली फाइंडिंग है केरला में। ये कॉम्प्लीमेंट्री राइस एंड फिश फार्मिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या समझते हैं? मैं नहीं रहूँ तो वो रहेगा, वो नहीं रहेगा तो मैं रहूँगा, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या होता है, साल में अप्रैल 15 से लेके नवंबर 15 तक राइस उगाया जाता है, पैडी। बाकी जो टाइम रहता है उसमें श्रिम्प एंड फिश, मतलब जो श्रिम्प मछली है और फिश, ये दोनों को क्या किया जाता है, वहाँ कल्टीवेशन किया जाता है। तो इसके तहत क्या होता है कि ज़मीन आपका खाली नहीं पड़ता है, और ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलाकर आप वही ज़मीन से पैडी भी मिल जाता है और नेक्स्ट सीजन में वहाँ से आपका फिश भी मिल जाता है। बल इसके अगेंस्ट पे केरला हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था कि जो ये श्रिम्प और फिश का कल्टीवेशन होता है, ये राइस कल्टीवेशन को थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचता था करके। बस इसमें फाइनली डिसीजन कुछ आया नहीं है, इसके ऊपर चल रहा है, काफ़ी चर्चा में है। तो याद रखिएगा पोकालीपाडी कहाँ फार्मिंग होता है, जनरली केरला में, और ये सॉल्ट वाटर डिटरेंट है और ये एंशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिस है। नेक्स्ट चलिए, ये अक्टूबर 21 ये किस डे के तहत हम मनाया जाता है ना, पुलिस कॉमेमोरेशन डे भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये किस लिए मनाया जाता है ना, इसी दिन अक्टूबर 21 को सैक्रिफाइस ऑफ 10 सीआरपीएफ पर्सनल टू ए चाइनीज़ अटैक 1959 में। 1959 पे इसके ऊपर एक स्टोरी है, थोड़ा शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। क्या होता है कि 1959 में हमारे जो इंडो चाइना बॉर्डर में काफ़ी ऊंचाई पर, जहाँ पर हमारा ग्लेशियर वगैरह है, वहाँ पर क्या हुआ था कि पहले ये ITP नहीं था। इससे पहले जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जानते हैं ITP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो इससे पहले CRPF गार्ड करती थी वो बॉर्डर को। तो वहाँ पर वो लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे शाम को, कभी उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे हो जाएगा। तो उसी दौरान चाइनीज़ मिलिट्री ने अचानक ही अटैक कर दिया था। उसमें जो 10 CRPF जो खाना खाने के लिए जो बैठे थे, उनका सडनली डेथ हो गया था। बाकी जो CRPF थे, उन्होंने काफ़ी रिटेलेटरी पोजीशन में चाइनीज़ आर्मी को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, और वो एरिया हमको, मतलब उनके द्वारा आग्रेसन, चाइनीज़ आर्मी के द्वारा आग्रेसन से बचा लिया था 1959 में। तो याद रखिएगा, उनको याद करने के लिए पुलिस कॉमेमोरेशन डे
अक्टूबर 21 को आयोजन किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी अगर इसमें जो फैक्ट्स वगैरह जो थीम्स वगैरह दिया गया है आपको अगर अच्छा लगे तो उसको पक्का सब्सक्राइब करिएगा ये चैनल को, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके पास डिसेमिनेशन हो सके, पहुंच सके। ये मैं 2 लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 2 लैंग्वेज में पढ़ने से क्या होगा कि जो इंग्लिश भाषी है वो इंग्लिश पढ़ के याद रख लेंगे, बाकी जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं वो भी समझ सकें। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है, कोई वर्ड समझने के लिए आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल्स डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी नहीं तो आजकल गूगल है ही है, उसमें आप जाके वो वर्ड को आप सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे कोई हार्ड वर्ड में इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो भी वर्ड न्यूज़पेपर वगैरह में दिया जा रहा है उसका जो सबसे लोएस्ट मीनिंग रहता है, मतलब जिसको आप इजीली ग्रास्प कर सकते हैं, वो ये वर्ड यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। और इसके डिटेल्स रिगार्डिंग अभी आपको क्या होगा कि नेक्स्ट हर दिन आपको डेली यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ के लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।